अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोती खान है। आई एम वर्किंग एज डाइटिशियन। मैं आज आपको थोड़ी सी बकरा ईद से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी, जिसमें सबसे पहले हमें गोश्त या मीट की स्टोरेज पे बात करनी होगी। स्टोरेज का मतलब ये है कि आप गोश्त को किस टेम्परेचर पे फ्रीज़ करें और कौन सा टेम्परेचर आपके लिए सेफ़ है कि इसमें बैक्टीरियल कंटेमिनेशन मीट की ना हो। सो फ्रीजिंग टेम्परेचर हमेशा रेड मीट या मटन या बीफ, इस बकरा ईद के हवाले से अगर हम देखें तो 0 to 6 टेम्परेचर या 4 to 6 डिग्री सेल्सियस पे आप मीट को स्टोर करें, उसको फ्रीज़ करें और कम से कम 2 से 3 हफ्ते के अंदर उसको इस्तेमाल कर लें। दूसरी चीज़ ये है कि जो स्टोरेज गाइडलाइंस में सबसे टॉप प्रायोरिटी पे ये होता है कि हम पेशेंट्स को रेकमेंड करते हैं कि आप अपनी डाइट में इसको कितने एतदाल में लें और इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है। तो अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्कस करूँ तो रेड मीट जिसे हम मटन बीफ कहते हैं, ऑर्गन मीट्स जिसमें आ जाते हैं कलेजी है, मगज़ है, इन चीज़ों की कंजम्पशन आप मॉडरेशन रखेंगे। हफ्ते में 1 से 2 दिन अगर आप रेड मीट कंज्यूम कर रहे हैं तो मटन और बीफ में से विजिबल चर्बी या फ़ैट हटा के यूज़ कीजिए। उसके अलावा मगज़, कलेजी या आपको जो भी ऑर्गन मीट्स लेने हैं उसको हफ्ते में 1 या 2 दिन से ज़्यादा ना कंज्यूम कीजिए। ईद के तीनों दिनों में गोश्त सुबह, दोपहर, शाम बनाने से बेहतर है आप रात के डिनर में या लंच के कोई एक मील में अपनी कोई भी मीट की डिश बना सकते हैं और उसके साथ सैलड और लेमन जूस का यूज़ ज़रूर रखें, ताकि जो विटामिन सी है आपको लेमन जूस से मिलेगा, उससे गोश्त के अंदर जो आयरन और प्रोटीन है उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। इसके अलावा ये ज़रूरी है कि आपको गोश्त को किस तरह से बनाना है। कोशिश करें जब आप गोश्त में से चर्बी रिमूव कर दें तो कम से कम ऑयल में बनाइए, ताकि कैलोरी कंट्रोल हो, और चर्बी रिमूव करने से ये फ़ायदा होगा कि आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स भी कंट्रोल रहेंगे, क्योंकि गोश्त में प्यूरिन भी होता है और मोस्टली ये होता है कि हमारे इतना ज़्यादा कंज्यूम कर लिया जाता है गोश्त, और फ्रीज़ करके इसको रोज़ाना या हफ्ते में कम से कम 3-4 दिन ये एवरेज बनता रहता है जब तक कि गोश्त ना ख़त्म हो रहा हो। तो इस बात का ध्यान रखें कि जिन फैमिलीज़ में हार्ट प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड की इश्यूज़ हैं वो अपनी डाइट में इस रेड मीट के इस्तेमाल को लिमिट करें। सबसे बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप कम से कम तेल में और कम से कम नमक में खाना बनाएं, गोश्त को बनाएं, और इसके साथ दाल वेजिटेबल का कॉम्बिनेशन रखें। सैलड टॉप ऑफ द लिस्ट है, सैलड ज़रूर होना चाहिए ताकि आपको नेचुरल फाइबर भी मिलता रहे और विटामिन सी भी मिलता रहे। और आप गोश्त को चावल के साथ ज़्यादा खाने के बजाय घर की बनी हुई वीट की या जौ की चपाती के साथ कंज्यूम करें, ताकि डाइजेशन ईजी हो। अक्सर ये होता है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा रेड मीट या प्रोटीन रिच जो हम जिस गोश्त की बात कर रहे हैं, इसका डाइजेशन या हाजमा थोड़ा देर से होता है। तो कोशिश ये कीजिए कि आप इस गोश्त को जितना कम टेम्परेचर में, कम ऑयल में बनाएंगे ये उतना ही अच्छा बनेगा, और आप जितना लिमिटेड अमाउंट में कंज्यूम करेंगे यानी एतदाल के साथ खाएंगे तो आपको बदहज़मी की शिकायत भी नहीं होगी, जो कि ज़्यादातर लोगों में देखने में आती है बकरीद ईद के बाद। इसके अलावा तेज़ाबियत या एसिडिटी की प्रॉब्लम्स भी बहुत कॉमन है, क्योंकि हम पैकेट के मसाले इन खानों में, गोश्त में डाल के और मैरिनेट करके बना रहे होते हैं, तो इसमें एक्स्ट्रा नमक और आर्टिफिशियल मसालों की वजह से ब्लड प्रेशर और उसके अलावा वज़न बढ़ने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि घर के नेचुरल मसालों में आप इस खाने को बनाएं, गोश्त को बनाएं, और इसके साथ दाल, सब्ज़ी और चपाती का और सैलड का कॉम्बिनेशन ज़रूर रखें। एक और चीज़ सबसे आखिर में बताती चलूँ कि रेड मीट या मटन, बीफ, कलेजी, इन सब के अंदर बहुत ज़बरदस्त आयरन, प्रोटीन, सेलेनियम, जिंक, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस होता है, और उसके अलावा इसमें विटामिन B12 भी बहुत ज़बरदस्त है। तो ये सारे आपको बहुत अच्छे विटामिन और मिनरल्स प्रोटीन के साथ एक मीट के अंदर मिल रहे होते हैं, तो इसकी ज़्यादती नहीं होनी चाहिए और इसको लिमिट में इस्तेमाल कीजिए। जो लोग गुर्दे के मसले के साथ हैं और डायलिसिस पे नहीं हैं, या जो लोग हार्ट पेशेंट हैं, हफ्ते में 1 से 2 दिन रेड मीट कंज्यूम कर सकते हैं, 2 से 3 आउंस के बराबर, और वो भी चर्बी हटा के कम तेल में, जैसे मैं शुरू में बता चुकी हूँ। आई होप आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे। इसके साथ साथ अपने बकरीद के सारे दिनों में पानी या हाइड्रेशन को अपने बहुत अच्छे लेवल पे रखना है, तो पानी बहुत ज़बरदस्त आपको लेने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा अगर हम इस वक्त देखें बकरीद के टाइम पे हमारे पास कोविड-19 भी इस वक्त एक्टिव है पाकिस्तान में, और उसके अलावा कॉन्गो वायरस के भी चांसेस हैं। कॉन्गो वायरस बेसिकली जानवरों से ही जनरेट हो रहा होता है, और वहाँ उनके अंदर जो मौजूद टिक्स हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, उसकी वजह से इन्फेक्शन आपको भी हो सकता है। इट कैन बी डेडली। तो कोशिश करें कि जानवर ख़रीदते वक्त जब जाएँ
जाएँ आप बहुत उसकी हाइजीनिक प्रैक्टिसेस और क्लीनलीनेस का ख्याल रखिए। जानवर को अच्छी तरह चेक करिए ताकि उसमें कॉन्गो के इंसेक्ट्स आपको ना दिखें, ताकि आपको ये इन्फेक्शन और घर वालों तक ना पहुँचे। जहाँ तक हाइजीनिक प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग गोइंग टू बाय एनिमल की बात है, आप जब जानवर ख़रीदने जाएँ तो आपने कोशिश कीजिए कि एक तो अपनी प्रोटेक्शन रखने के आपको कोविड-19 के हिसाब से मास्क भी पहनना है और ग्लव्स का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए ताकि आप उसको फ़ौरन डिस्पोज़ ऑफ कर दें। जब आप जानवर को अच्छी तरह देख लें, चेक कर लें और फिर आप घर लाने से पहले अपने ग्लव्स को भी डिस्पोज़ ऑफ कर लीजिए। तीसरी चीज़ इस वक्त बहुत बड़ी ज़रूरी है, वो है कोविड-19 की प्रोटेक्शन। हमारे यहाँ जब भी गैदरिंग्स हुई हैं, हमने पिछली ईद में भी देखा है कि पाकिस्तान में कोविड-19 के केसेस बहुत अच्छी तादाद में बढ़ने शुरू हो गए थे। तो ये ईद हमारे पास एक चांस है कि हम इस ईद में गैदरिंग्स और बहुत ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग को अवॉइड करने के बजाय सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। हैंड वॉशिंग प्रैक्टिसेस और हैंड सैनिटाइजेशन आप सब लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से मालूम है, लेकिन आप सोशल डिस्टेंसिंग को इस ईद पर बहुत कंट्रोल वे में लेके चलेंगे तो होपफुली बकरे ईद के 7 to 8 या 10 डेज़ तक होपफुली हमारे पास केसेस ना बढ़ें। कोविड-19 के जो वायरस की जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो कम से कम 4 से 7 और 21 दिन तक होती है। तो इस वक्त जब हम बकरा ईद के दौरान जितनी सोशल डिस्टेंसिंग को इग्नोर करेंगे और गैदरिंग्स में जाएंगे और अपने घरों में गैदरिंग्स रखेंगे, किसी को नहीं पता, बहुत सारे पेशेंट्स या बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकते हैं और आपको मास्क ना पहनने की वजह से इन्फेक्शन फ़ौरन कैच आप कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंटली मैं ये कहूँगी कि आप इस ईद को सेफ़ रखने के लिए और अपने आप को और अपनी फैमिली को सेफ़ रखने के लिए आपने सिंपल ये करना है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ घर में गैदरिंग्स रखनी है, बहुत ज़्यादा लोगों को जमा नहीं होने देना और ना ही बहुत बड़ी गैदरिंग्स में ख़ुद अपनी फैमिली या बच्चों को या बड़ों को या ख़ुद उन गैदरिंग्स में नहीं जाना, क्योंकि आपको ईद के 3 दिनों में तो पता नहीं चलेगा कि आपको वायरस कहाँ से इन्फेक्ट हुआ, लेकिन प्रॉबेबली आफ्टर 7 डेज़ या 10 डेज़ के बाद जब इस वायरस एक्टिव हो जाता है तब यू माइट हैव सिम्टम्स और आपको खुदा न खास्ता कोविड हो सकता है। तो अभी बहुत केयर कर लीजिए ताकि आगे आपकी फैमिली और आपके बड़े और बच्चे सब लोग और आप सब लोग खुद प्रोटेक्टेड रहें। आई रेकमेंड SOPs को फॉलो कीजिए ड्यूरिंग दिस बकरा ईद और बहुत सेफली अपने हाइजीनिक प्रैक्टिसेस और हैंड वॉशिंग टेक्निक्स को फॉलो कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कीजिए एंड आई होप आपको सेफ़ ईद मिलेगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर द लिसनिंग। ईद मुबारक।